कल वाला जो रिमेनिंग टॉपिक है वो आज कंप्लीट कर देते हैं, फिर नया एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट टर्म से शुरू करेंगे। तो आज जो टाइप्स ऑफ आरएनए हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू कर लेते हैं हम। कल आपको शायद वॉइस नहीं आ रही थी, तो वापस से मैं एमआरएनए से आपको स्टार्ट करवा देती हूँ। देखिए, टाइप्स की हमने कई बार डिस्कस कर लिया, दो दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन जेनेटिक आरएनए को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसवर्स आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बारे में हमने कल बात की थी और ये बताया था कि मैसेंजर आरएनए जो है इसका फॉर्मेशन जब प्रोटीन सिंथेसिस होना है या कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है तभी ये जो है ट्रांसक्राइब होता है और डीएनए से इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब डीएनए से इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो सिर्फ एक चीज़ जो डिफरेंस इसमें आता है आरएनए में, वो है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में, एक सेकंड बच्चों, क्यों भाई हम चल रहे हैं ना, 11:30 छोड़ देंगे ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना? तो हम जा रहे हैं ना, क्या करोगे? तो 2 जना आप दोनों को चल के क्या करोगे? मतलब ये फालतू एक्सक्यूज। तुम देख लो आज, फिर नहीं तो कल हमारा करा देना। देख लो, वो भी ठीक है। और रुकना है तो भी 11:30 ख़त्म कर देंगे। नहीं भाई, आपको कराना हो टेस्ट तो बात अलग है, वहाँ जाके एक्सपोजर खाओ और उससे कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ है नहीं। अगर मुझे चलना है तो अपन कराएं टेस्ट। ठीक है, तुम तो जाओ। हाँ, तो जो ये ब्लूप्रिंट जो डीएनए से आरएनए ने रिसीव किया है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन जो इस पर आई है उसमें राइबोस शुगर और यूरेसिल होगा थाइमिन की प्लेस पर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो एमआरएनए होता है इसमें इसका जो फॉर्मेशन होगा वो डीएनए के 3'5' टेम्पलेट से होता है। और जो नया आरएनए फॉर्म होता है उसका एलोंगेशन हमेशा 5'3' पर होगा, यानी कि जब भी एलोंगेशन की हम बात करते हैं, चाहे तो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो या पेप्टाइड सीक्वेंस हो, उसमें डायरेक्शन जो है हमेशा 5'3' ही होती है। यानी कि जो आरएनए फॉर्म होगा वो 5'3' वाला होगा। ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वो डीएनए के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक्सेप्ट थाइमिन जो है वो रिप्लेस होगा यूरेसिल से। ये जो आरएनए फॉर्म होता है, जो एमआरएनए है, ये फॉर्म होता है, ये इमीडिएटली न्यूक्लियस से फॉर्म होने के बाद साइटोप्लाज्म में चला जाता है और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये उस राइबोसोम पर जाके अटैच होने की कोशिश करता है या उस राइबोसोम की विसिनिटी में जाता है जहाँ पर कि प्रोटीन सिंथेसिस होना है। राइबोसोम्स जो है वो हमेशा फुल फॉर्म 70s राइबोसोम या 80s राइबोसोम्स की फॉर्म में नहीं होते। वो अपनी सब यूनिट्स में टूटे हुई कंडीशंस के अंदर, यानी 2 सब यूनिट अलग अलग हमको दिखाई देती हैं। उनमें से ये सबसे स्मॉल सब यूनिट जो है, जैसे अगर मान लो आप 70s राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो उसकी सब यूनिट्स जो होती हैं वो है 30s एंड 50s सब यूनिट्स। तो उनमें से 30s सब यूनिट जो है उसके साथ में ये एमआरएनए सबसे पहले जाके जुड़ता है। बाकी का प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे होता है जब बड़ी सब यूनिट आती है और वो भी उस प्लेस पर जाके जुड़ेगी। यानी कि एमआरएनए इमीडिएटली जाके छोटी सब यूनिट के साथ में राइबोसोम्स की अटैच हो जाता है। ठीक है। अब राइबोसोम पर जब ये पहुंच जाता है तो ये फिर सर्व करने लगता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे कि ये अब एक टेम्पलेट है और इस पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पेप्टाइड जो है वो मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाना है। यानी कि ये अब खुद एक टेम्पलेट की तरह से काम में आता है। ठीक है। अब ये क्योंकि एमआरएनए आपको मैंने बताया कि बहुत छोटी लाइफ स्पैन का होता है तो इसका टर्नओवर नंबर, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में एट अ टाइम ये बहुत सारी क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में यूज़ करेगा। यानी काफ़ी लंबी सारी स्पीड में पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो फॉर्म होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ये एमआरएनए लेकर आया है।
ठीक है। तो ये इस तरह से mRNA के फंक्शंस आपको समझ में आए कि किस तरह से ये कोडेड इन्फॉर्मेशन को लीनियर फॉर्म में, लीनियर जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसके बेसिस पे ये लेकर और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए इंड्यूस करता है, इंडक्शन करता है। अब जो mRNA इससे जो बना है न्यूक्लियस में, वो mRNA कई बार एडिशनल जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको भी अपने साथ में जोड़कर लेकर आता है। यानी कि जो mRNA DNA से कोड हुआ है वो एज इट इज़ DNA पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को लेकर आ गया है, जिसमें से बीच बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनकी वास्तव में हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो mRNA जो रॉन्ग फॉर्म में बनता है न्यूक्लियस से, उसको हम HNRNA कहते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, जिसका साइज़ mRNA जो एक्चुअली हमको चाहिए उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। और इसको हम काट पीट के बाद में mRNA के बराबर साइज़ का बनाते हैं। यानी इसके भी हमको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ये प्रोसेसिंग आप ट्रांसक्रिप्शन में आगे पढ़ने वाले हो। तो एज सच आप बस ये ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियस में DNA से इंफॉर्मेशन कोड हुई है RNA में, वो एक इंटरमीडिएट RNA यानी HNRNA की फॉर्म में होती है, जिसकी की फिर प्रोसेसिंग के थ्रू हम एक प्रॉपर mRNA को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात कि mRNA जो अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा वो बिल्कुल राइट होती है, एकदम सही होती है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग कोड नहीं होती है। तो इस तरह से mRNA का मैंने आपको एक फंक्शन भी बताया था कि वो करेक्शन भी करता है और प्रोसेसिंग भी करता है, जिससे कि गलत इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, है ना, गलत प्रोटीन का सिंथेसिस ना हो। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ mRNA का स्ट्रक्चर है कैसा। तो mRNA जैसे मैंने आपको बताया एक लीनियर सीक्वेंस है, जिसमें कि नाइट्रोजन बेसेस एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, है ना। ये बात तो हमको अब समझ में आ गई, क्योंकि DNA से ये कोड हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स लाके उसके कॉम्प्लीमेंट्री जमते गए हैं और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है और वो एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया है। लेकिन जब हम इस mRNA को देखते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिसके कारण कि उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा इसका एंड है, 5' एंड पर क्या स्पेसिफिक है, 3' एंड पर क्या स्पेसिफिक है। साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो mRNA है इसके अंदर एक इसका हेड रीजन होता है और एक इसका टेल रीजन होता है। हेड रीजन होता है 5' एंड की तरफ, जिसमें कि हमको एक कैप लगी हुई दिखती है। कैप कहाँ लगती है, हेड पर। तो याद रखिए 5' एंड जो है उस पर एक कैप लगेगी। दैट कैप इज़ जो कि इसका इनिशिएशन साइट बताती है, जहाँ से कि पॉलीपेप्टाइड अपनी इंफॉर्मेशन को डीकोड करना शुरू करता है। यानी कि इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि कहाँ से एक्चुअली हमको पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस को बनाना है। उस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए हमको दोनों टर्मिनल्स को मार्क करना पड़ता है, और ये मार्किंग जो है वो है हेड रीजन पे होती है G कैप, जिसको हम मिथाइलेटेड गुआनिन कैप कहते हैं, और जो एंड पॉइंट है इसका 3' एंड है, वहाँ पर होती है टेल। तो आप समझ गए, इट इज़ अ लीनियर सीक्वेंस where two contrasting ends have one have cap region and another have tail region। तो ये देखिए ये है mRNA का स्ट्रक्चर, जिसमें हमको देखो क्या क्या सीक्वेंस दिख रहा है। आपको थोड़ा अलग सी थोड़ा टफ लगेगा, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई हमको इस वाले नीचे वाले को देखिए आप, ऊपर वाला जो है ये प्रोकैरियोट्स का mRNA है, जिसमें कुछ रीजन्स मिसिंग है। तो हम पूरे वाले रीजन वाले डायग्राम को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया कि ये 5' एंड जो है वो इसका हेड रीजन है, जिस पर कि हम कैप लगाते हैं, और ये कैप बच्चों इंटरेस्टिंगली हम बाद में लगाते हैं। यानी कि कैप जो है हेड पर हमने प्लेस करी है प्रोसेसिंग के दौरान। जब मैंने आपको बताया ना, जैसे ही न्यूक्लियस ने mRNA बनाया था तो उस दौरान उस पर कैप नहीं थी, लेकिन हमने कैप लगाई है बाद में, जिसका नाम हमने लिखा है मिथाइलेटेड गुआनिन कैप। ठीक है, ये मिथाइलेटेड गुआनिन कैप जो है इसका स्ट्रक्चर भी अभी हम देखेंगे। इसमें नाम से आपको पता चल रहा है गुआनिन सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, और मिथाइलेटेड होता है ये। तो ये मिथाइलेटेड गुआनिन कैप जो है ये हम प्रोसेसिंग के दौरान लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिंग।
अच्छा, अब बात आती है टेलिंग की। तो टेल भी हम बाद में इसके लिए लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉली ए टेल। पॉली मतलब बहुत सारे, ए मतलब एडेनिन, यानी कि टेल रीजन जो है वो स्पेसिफिकली ए की रिपीटेड सीक्वेंस से बना हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज पॉली ए टेल। तो जब हमने कैपिंग और टेलिंग कर दी है तो ये प्रोसेस जो कि रॉ जो आरएनए बना था डीएनए से उसमें नहीं होता है, प्रोसेसिंग के दौरान हम इसको कैप लगाते हैं और टेल लगाते हैं। अब बात दिमाग में यही आती है कि क्यों ऐसा किया हमने, कैपिंग और टेलिंग की क्या ज़रूरत है। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल आप समझिए कि सिंपली हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सेल जो है उसके पास में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप सब जानते हो क्या है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि कटिंग का काम करते हैं, है ना, जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर उसको कट कर देते हैं। इनको हम जो मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो उनकी दो कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी, एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस। नाम से पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर से कट करने वाले और एंडो मतलब कि अंदर से कट करने वाले, जो कि किसी स्पेसिफिक साइट को पहचान के कट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में हमको पड़े हुए मिलते हैं। अब भाई जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पड़े हुए हैं तो उनको इतनी नॉलेज थोड़ी ना है, उनके ब्रेन नहीं है कि वो किस सीक्वेंस को काटना है, उनको किसको नहीं काटना है। वो क्या करते हैं, जो रॉ या नेसेंट चेन बनी है, नेसेंट मतलब जो अभी नवनिर्मित चेन है, उसको भी कट कर सकते हैं। तो फिर हमको ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म डेवलप करना है जिससे कि जो काम के mRNAs हैं उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है अनवांटेडली कहीं से कट ना कर दें। तो हम उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिंग, मिथाइलेटेड कैप और पॉली ए टेल। एक्चुअली ये जो कैपिंग और टेलिंग का जो फिनोमिनन है इसको हमने बैक्टीरियोफेजेस में देखा था, और वहाँ पे हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है किसी बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेजेस के खुद के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को क्यों नहीं काटते। तो वहाँ पे भी ये मैकेनिज़्म हमको देखने को मिली कि वो मिथाइलेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि उनके सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्हीं के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को नहीं काटते हैं। तो ये मैकेनिज़्म यहाँ पर भी हो रही है। ये एक तरह से प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है जिसमें कि हम mRNA को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो ये कैपिंग और टेलिंग को हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं जब हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि क्यों हमने कैपिंग और टेलिंग की है और कौन से सीक्वेंसेस हमने लगाए हैं। हालांकि हमको यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर पढ़ना था। अब देखिए बच्चों, जो ये लिखा हुआ है ना कि दिस इज़ द कोडिंग सीक्वेंस, एक्चुअली ये वो रीज़न है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनना है। यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन को कोड पढ़ा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को लाके जोड़ के और प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जाएगा। तो 3 रीज़न अब आपको क्लियर हो गए, कैप, है ना, टेल और फिर कोडिंग सीक्वेंसेस। ये जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसका भी एक टर्मिनल एंड होता है। ये जो टर्मिनल एंड होता है वो 5' डायरेक्शन की तरफ में होता है, AUG। दिस इज़ नोन एज इनिशिएशन कोडॉन, और ये फिक्स होता है हमेशा। और ये भी फिक्स है कि ये मैथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करेगा, यानी फर्स्ट एमिनो एसिड जो हमारा आना है दैट इज़ AUG फॉर मैथ्योनिन। और ये AUG क्या है बच्चों, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब है कि ये जेनेटिक कोड जब हम पढ़ेंगे तब हमको ये पता चलेगा कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेजेस को कैसे हम 20 अमीनो एसिड्स की लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं। दिस होल प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन दी चैप्टर जेनेटिक कोड जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर आपको AUG आया तो आपने सोचा होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्यों आया है। दिस AUG कोड्स फॉर अमीनो एसिड मैथ्योनिन, और ये फिक्स होता है कि चाहे तो वो mRNA जो है प्रोकैरियोट्स में बना हो या यूकैरियोट्स में होता है, फर्स्ट पहचानने के लिए इनिशिएशन कोडॉन हमेशा AUG होता है। तो ये रट लीजिए आप कि व्हाट इज़ इनिशिएशन कोडॉन, दिस इज AUG कोड्स फॉर मैथ्योनिन अमीनो एसिड। ठीक है, ये हो कहाँ पर है बच्चों, 5' की तरफ में, है ना। अब कहाँ और इसकी प्लेसिंग कहाँ पर है, कोडिंग सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहला अमीनो एसिड हमेशा मैथ्योनिन ही लगना है। ठीक है,
इसके टर्मिनल एंड पर जाइए आप, टुवर्ड्स दी 3' एंड, तो आपको यहाँ तक कोड करना है, यहाँ तक आपको पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो होता है यहाँ पर अब आपको टर्मिनेट करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रोकना है। तो यहाँ पे हमेशा टर्मिनेशन कोडॉन्स आते हैं जो है UGA, UAA, UAG। इसका तरीका यह है रटने का, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया। तो ये आपको रटने का तरीका भी मैंने बता दिया। दिस इज़ ऑल नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन्स। और ये टर्मिनेशन कोडॉन्स जहाँ भी आ जाते हैं तो ये इनका बिहेव लाइक टर्मिनेटर, और ये जो है नॉन कोडिंग जेनेटिक कोड भी कहलाते हैं, यानी नॉनसेंस जेनेटिक कोड भी कहलाते हैं। और जैसे ये किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन पर मतलब का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ तक अगर पहुँचेगा और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर कोड है, इनमें से कोई सी भी UGA, UAA, UAG, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब इसके इक्वलेंट कोई अमीनो एसिड कोड करके नहीं लाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा चेन में, और चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है यहाँ पर। दीज आर नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन्स, और ये भी फिक्स होते हैं चाहे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब कि चाहे तो हम ह्यूमन की बात कर लें, चाहे तो हम प्लांट्स की बात कर लें, किसी की भी हम बात कर रहे हैं, टर्मिनेशन कोडॉन का मतलब हमेशा यही होता है। और इनका एक और नाम है आक्रे ओपल अंबर। इनको एक सीक्वेंस में ये नाम भी दिया जाता है। शुरुआत में इसको जब स्टडी किया था तब इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसके बारे में हम जेनेटिक कोड वाले चैप्टर में और पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक ये तीन जो आपको स्पेसिफिक साइट्स बताई हैं मैंने, ये तीनों साइट्स तो आपको समझ में आ गई। इसके अलावा क्या होता है, जब भी कोई कोडिंग सीक्वेंस होता है तो उसके आगे पीछे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनका रोल सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे भाई जहाँ से एंजाइम्स जो है वो आके इस साइट पर जमे और वो आके ये कोडिंग का काम शुरू करें। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं लीडर सीक्वेंसेस। ये लीडर सीक्वेंसेस जो है ये आपको प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों के mRNAs में दिखते हैं। और ये -10 माइनस जब भी आता है ना बच्चों, इसका मतलब है कि जो कोडिंग सीक्वेंस है ना, एक्चुअली जो लाइन है कोडिंग की उसके पहले अगर प्रेजेंट है तो इट इज़ मतलब इनको हम माइनस में लिखते हैं और इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम पोजिशन पे। और ये है हमारी डाउन स्ट्रीम पोजिशन, यानी कि अगर आप फ्लो कर रहे हो यहाँ से तो इसको ही समझिए कि एमिनो एसिड चेन जो बन रही है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, तो इसका प्रॉपर डायरेक्शन यही है ना। और इस बार देखो, इसमें कन्फ्यूज़न मत करना, इस बार ये 5'3' है ना। तो यहाँ पे जो डाउन फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और जहाँ पे इसके पहले जो चीज़ प्रेजेंट है, लाइक हम ये कह सकते हैं कि कोडिंग सीक्वेंस के अप स्ट्रीम कैप प्रेजेंट होती है, कोडिंग सीक्वेंस के डाउन स्ट्रीम टेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अप स्ट्रीम पर एक -10 से -200 न्यूक्लियोटाइड लंबा, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर बता रहे हैं हम, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर लगे हुए हैं पहली चेन में, और करीब 10 से 200 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लीडर सीक्वेंसेस। ये लीडर सीक्वेंसेस का काम क्या है भाई, ये फालतू में क्यों प्रेजेंट है अप स्ट्रीम पर? तो ये क्या करते हैं कि ये सीक्वेंस वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जाके मैंने बताया था ना आपको, mRNA छोटी वाली राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ता है। तो जुड़ने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि चेन है, जैसे आपकी जैकेट में चेन है, तो चेन का कुंदा जो है उसको हमको फिट करना है, तो एक एडिशनल आपको एक वो दिया होता है ना स्ट्रक्चर, जिसपे कि आप वो कुंदे को सेट करते हो। आफ्टर दैट चेन का फॉर्म जो क्लोजिंग है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये वो रीज़न है जहाँ पर कि हम उस कुंदे को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम एक्चुअली बाइंड होने वाला है और इसके लिए हमको प्लेस चाहिए होता है। तो दिस लीडर सीक्वेंस इज़ फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ से तो जैसे ही आप यहाँ पर आए, यहाँ पे तो मैथ्यूनिन आ जाएगा, आई मीन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एडिशनल स्पेस की तरह से आप समझ लीजिए कि इसका क्या काम है। हालांकि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो इसके बहुत सारे और रोल्स होते हैं, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको जस्ट ऐसे समझा रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे, है ना। तो अब आपको कैप भी समझ में आ गया।
आपको लीडर सीक्वेंस समझ में आ गया, लीडर सीक्वेंस जो है उनकी साइज़ समझ में आ गई आपको। फिर कोडिंग सीक्वेंस आपको समझ में आ गया, कोडिंग सीक्वेंस का एंड जो है टर्मिनेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ भी इस तरह का एक टेलर सीक्वेंस होता है। टेलर सीक्वेंस इज़ प्रेजेंट बिफोर दी पॉली ए टेल, यानी कि जहाँ पर आपको पॉली ए टेल लगी हुई दिख रही है उसके पहले कुछ प्रिपरेशन होती है टेल फॉर्मेशन की, जिसके लिए हमको टेलर सीक्वेंस यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देता है। और ये इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबी चेन होती है ये भी न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की। तो इनका जो रोल है, ये टेलर सीक्वेंस जो है ये भी नॉन कोडिंग, अच्छा ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा कि ये जो कोडिंग सीक्वेंस है इसका मतलब इससे तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करा जाएगा अमीनो एसिड की लैंग्वेज में, लेकिन जहाँ पे भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस लिखे हुए हैं, जैसे ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये भी नॉन कोडिंग है, ये भी नॉन कोडिंग, इनका कभी भी ट्रांसलेशन या कन्वर्जन नहीं होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में। समझ में आई बात? तो अब आपको ये यूकैरियोट्स में एमआरएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया। अब प्रोकैरियोट्स में अगर हम एमआरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब थोड़ी सी अगर हम दिमाग लगा के सोचें तो हमको पता चलेगा कि भाई प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना। न्यूक्लियस नहीं होता है तो यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, तो उसको कहीं न्यूक्लियस से निकल के बाहर नहीं आना है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और वहाँ पे भाई इसका सिंथेसिस हो रहा है और तुरंत ही उसी साइटोप्लाज्म में वो राइबोसोम भी आके जुड़ जाता है वहीं से, और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस इंस्टेंटली शुरू हो जाता है। यानी कि ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है एमआरएनए का, और एमआरएनए के फॉर्मेशन के साथ साथ ही क्या हो रहा है, उससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है कि भाई कैपिंग और टेलिंग करके इसको प्रोटेक्ट करना है, और ऐसा भी नहीं होता कि हर बार एक नया तरह का जो है एमआरएनए बन रहा है, क्योंकि इसमें जो एमआरएनएस बनते हैं वो भी सिंपल होते हैं। एक ही तरह का एमआरएनए बनता है, सारे जीन्स को, सारे पॉलीपेप्टाइड्स को वो ही कैरी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे सिंपल है सब चीज़, तो वहाँ पर कैपिंग और टेलिंग की ज़रूरत या प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी सब कुछ सेम है इसमें। देखिए आप यहाँ पे भी कोडिंग सीक्वेंस है ना। कोडिंग सीक्वेंस में आपको स्टार्टिंग कोडॉन मैंने बताया था AUG है, स्टॉप कोडॉन आपको बताया था टर्मिनेशन कोडॉन्स है, लीडर सीक्वेंस है जो 5' एंड पर था, यहाँ पर भी है ना। यहाँ पे ये राइबोसोम्स को बाइंड करने की प्लेस है। यहाँ पे ट्रेलर सीक्वेंस है, ट्रेलर सीक्वेंस टेल के पहले वाले जो रीजन्स थे नॉन कोडिंग थे वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में एमआरएनए का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम यहाँ पे हम पढ़ रहे थे तो लिखेंगे कैसे इसको। देखिए आप, एमआरएनए का स्ट्रक्चर में एक कैप है जिसको हम, अब आप समझ जाएंगे, ये मिथाइलेटेड गुआनिन कैप है जो 5' एंड पर लगी है। स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडॉन है जो कि AUG है। हाँ, कभी कभी प्रोकैरियोट्स में AUG का जो काम है वो GUG कर लेता है, और ये भी मेथियोनिन को ही कोड करता है। ठीक है, लेकिन जनरली आप AUG स्टैंड्स फॉर मेथियोनिन जो कि इनिशिएशन कोडॉन कहलाता है। ठीक है, G कैप पर होता है ये भी। और ये लॉन्ग कोडिंग सीक्वेंस हमको मिल रहा है, मतलब इनिशिएशन कोडॉन के आगे हमको कोडिंग सीक्वेंस मिल रहा है, और कोडिंग सीक्वेंस का टर्मिनेशन स्टॉप कोडॉन से हो रहा है, जिस स्टॉप कोडॉन का नाम मैंने आपको बता दिया था, ऊपरे आखिरी उपलंबर। और ये जो है ये रटने पड़ेंगे आपको, है ना। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, 3' एंड पर है। पॉली ए टेल जो है ये जो एडिनिन रिच न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक लंबा सा सीक्वेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गई आपको बात समझ में। उसके बाद हमने लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस की बात करी है। ये लीडर सीक्वेंस जो है इसकी पोजीशन कहाँ थी, कैप के और कोडिंग सीक्वेंस के बीच में, है ना। तो ये लीडर सीक्वेंस है, यहाँ पर राइबोसोम जाके लगता है। लीडर सीक्वेंस जो है वो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है, और ट्रेलर सीक्वेंस जो है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है जो आप डायग्राम से भी समझा सकते हो। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब जो एमआरएनए पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि भैया हमने जब देखा कि जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हैं इनमें दोनों में एमआरएनए जो है वो अलग अलग तरीके का है, तो इनमें क्या फ़र्क है एक्चुअली एमआरएनए के। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में जाना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे हमको प्रोसेसिंग नहीं दिखनी है। दूसरी बात क्या हो रही है कि प्रोकैरियोट्स में छोटा सा जीनोम होता है खुद ही,
जरा सा जीनोम है, उस जरा से जीनोम से ही हमको सारे प्रोटीन्स बनाने हैं। उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक ही सेल में हो रही है, वो भी सिंपल टाइप की सेल है। तो फिर उसमें मतलब सारे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको बनाने के लिए एक ही mRNA बनता है। मतलब सिंगल mRNA जो कि एक सिंगल सिस्टोन से बनता है, वही सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बना देगा। ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन को वो सिंथेसाइज करेगा। इसको हम कहते हैं पॉली मतलब बहुत सारी, है ना। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाने के लिए जब सिंगल mRNA होता है तो दैट इज़ नोन एज पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। आई बात समझ में? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ? क्या हुआ है इन मॉलिक्यूल्स, देखो ये यहाँ पर पहले डायग्राम समझ लो। ये है इसका फर्स्ट सीक्वेंस, यानी कि ऐसे स्टार्टिंग कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, यानी 3 सीक्वेंस है यहाँ पर जो कि अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि अगर डीएनए से इंफॉर्मेशन आई है तो एमआरएनए पर ये सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक ही एमआरएनए पर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए इंफॉर्मेशन एक के बाद एक अरेंज्ड है ना। तो यानी डीएनए ने तो एक बार ही ट्रांसक्राइब किया है एमआरएनए को, बट वो एमआरएनए सारी प्रोटीन्स को बना सकता है। ठीक, तो सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें कि जो एमआरएनए बनता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन को एट अ टाइम वो सिंथेसाइज कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कैसे ये चेन्स लगी हुई होती, कैसे इन्फॉर्मेशन कोड होती है, वन बाय वन, है ना। तो सीक्वेंस में सारे इन्फॉर्मेशन कोड है और एक ही बार एमआरएनए बनेगा सारे प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में सिचुएशन मिलती है। लेकिन यूकैरियोट्स आपको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। यूकैरियोट्स में जीनोम बहुत बड़ा सारा है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरा का पूरा डीएनए एट अ टाइम ओपन नहीं होता, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम कोड नहीं होती है। केवल वो रीज़न जिससे कि प्रोटीन बनना है वो पहले तो डीनेचर होता है। अब आप डीनेचर समझ गए कैसे होता है ना। तो डीनेचर करके उसको ओपन किया जाता है। उस ओपन चेन में से जो 3'-5' चेन है वो टेम्पलेट की तरह काम करती है। तो एट अ टाइम क्या हुआ है, केवल एक सिस्टोन, एक जो फंक्शनल साइट है डीएनए की वो ही ओपन हुई है और उससे एक एमआरएनए बना है ना। और वो एमआरएनए जो है केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा। तो ऐसे जो जीनोम होते हैं, ऐसे जो एमआरएनए होते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मोनोसिस्ट्रोनिक क्या हुआ कि एक एमआरएनए फॉर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि स्पेसिफिक एमआरएनए स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए ही है। ऐसा नहीं आसपास उसके और कोई सीक्वेंस लगे। ठीक है, तो सिंगल उसमें इनिशिएशन कोडॉन होगा, सिंगल ही टर्मिनेशन कोडॉन होगा, यानी कि इनमें से केवल एक सीक्वेंस जो है उसी को वो कोड करेगा एट अ टाइम, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। समझ में आई बात? तो ये आपसे पूछा जाता है कि एमआरएनए जो है वो कितने टाइप के होते हैं, यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं करना है। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए हमेशा प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। मोनोसिस्ट्रोनिक यानी मोनो मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड को ट्रांसलेट करने वाला जो एमआरएनए है दैट इज़ नोन एज मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। ठीक है, इसके बेसिस जो है वो यही है कि भाई कितना साइज़, कितने नंबर हैं सिस्टोन्स के, ये सब तो आपको बेसिक चीज़ मैंने समझा दी है, ये आप समझ गए होंगे। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एमआरएनएस में आपको और क्या डिफरेंसेस देखें, तो ये देखिए डिफरेंसेस क्या है। नेचर वाइज अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में हमको पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए दिखा था, यूकैरियोट्स में हमको मोनोसिस्ट्रोनिक दिखा था। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमको कैप नहीं दिखी, यूकैरियोट्स में मिली थी कैप, है ना। फिर उसके बाद लीडर सीक्वेंस मिला था हमको। जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट यानी कि शाइन डायल्गेनो सीक्वेंस जो कि हम ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट होता है। ये छोड़ो आप, इस आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा ये, अब ट्रांसक्रिप्शन में भी हम इसको फिर हमको देखना पड़ेगा। दिस इज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ये। तो इस वाले पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, बस आप इस पे ध्यान दीजिए कि टेल जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और यूकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। अब
ये भी छोड़ दीजिए, आप बायोसिंथेसिस भी छोड़ दीजिए। बायोसिंथेसिस जो है इसमें आपको बस मैं इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में तो हमको पढ़ना ही है दोबारा ये। तो बायोसिंथेसिस जब हो रहा होता है यानी कि सिंथेसाइज हो रहा होता है जब एमआरएनए, तो वो डीएनए से सिंथेसाइज हुआ है, और मैंने आपको बताया कि वो बहुत बड़ा सारा होता है और साइज़ में जो एक्चुअली एमआरएनए हमको चाहिए उसके कंपैरेटिवली लार्ज साइज़ का जो आरएनए जो है उसको डीएनए ट्रांसक्राइब कर देता है। डीएनए क्या करता है, उसका एक सेगमेंट ओपन हुआ है ना, उस सेगमेंट में पता चला कि थोड़ी थोड़ी वाले दूर वाले जो जीन है वो हमको चाहिए थे एक्चुअली, जैसे ये है, दिस इज़ अ टेम्पलेट डीएनए, है ना। टेम्पलेट मतलब 3-5' समझ गए आप। तो पहचानने का तरीका ये है कि डीएनए अगर है तो वो 3-5' होगा, यानी इस पर हम एमआरएनए को सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए एमआरएनए बना, ये एमआरएनए जो है काफ़ी लंबा सारा बना। इसमें अगर हम देखें तो डीएनए का ये वाला जीन हमको चाहिए था, है ना। फिर ये पार्ट फालतू है, हमको नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब सीक्वेंस में आ रहा है तो डीएनए भाई ये ऐसा तो नहीं करेगा कि इसको कोड नहीं करेगा, बट वो इसको भी कोड कर देगा, ठीक है। फिर अगला, फिर हमको ये जीन चाहिए था, है ना। फिर ये ब्लैक वाला जी टाइप में जो पार्ट है ये हमको नहीं चाहिए था, लेकिन हमको फिर ये वाला जीन चाहिए था, है ना, प्रोटीन बनाने के लिए। तो अभी क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन या कोडेड है उसको एज सच आरएनए बनाने में यूज़ कर लिया गया है, यानी कि इससे डिकोड कर लिया आरएनए में, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है, जो जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये कंट्रोल होता है पूरा एक पॉलीमरेज एंजाइम से, जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को अरेंज करके चेन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेन कुल मिला के आरएनए जो है वो बन गया है। अब जो जीन हमको चाहिए थे उनको हमने नाम दिया एक्सॉन्स, ठीक है। तो एक्सॉन 1 यानी ये सेगमेंट हमको चाहिए था, एक्सॉन 2 ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, एक्सॉन 3 जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस थे जो बीच बीच में आ रहे थे और हमको नहीं चाहिए, हमारे लिए यूजलेस है, उनको हमने नाम दिया इंट्रॉन। क्या नाम दिया? इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। अब क्या हुआ कि जब हमको ये नहीं चाहिए तो आरएनए क्यों एनर्जी वेस्ट करे, इतना लंबा क्यों बने, इसको यहीं पे कट शॉर्ट कर लो ना भाई, जो चाहिए वही रखो, बाकी चीज़ों को हटाओ। तो यहाँ पे अभी एक और चीज़ हुई कि ये तक हमको चाहिए था, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है तो ये और लंबा एक्स्ट्रा इसने ट्रांसक्राइब कर दिया है आरएनए को, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग जो है वो 2 स्टेप में होती है। एक तो इसको पहले तो कर दो कैप एंड टेलिंग ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उनको कट कर दो, ठीक। अब आप किसी मोल्ड से भी अगर कोई मान लो कोई स्टैचू आपने डिज़ाइन करी है तो उसको भी आप प्रोसेस करते हो ना, एक्स्ट्रा चीज़ अगर आ गई है तो उसको आप क्लीन करते हो। तो यहाँ पे हमने भी क्या किया है, कैपिंग करी है, क्लीनिंग करी है, यानी टेलिंग कर दी हमने। तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला साइज़ तो हमारा एक परफेक्ट तैयार हो गया कैपिंग टेलिंग के थ्रू। तो ये प्रोसेसिंग का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी ये फालतू है, अभी भी फालतू है, इतने बड़े को ले जाना पड़ेगा भाई साइटोप्लाज्म तक। तो फिर ये दूसरी प्रोसेस शुरू होती है, वो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमको नहीं चाहिए यानी कि इंट्रॉन जो कि इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस थे, फालतू कोड हुए थे आरएनए पर, उनका इस तरह से लूपिंग हो जाती है। ऐसे लूप होके ये बाहर निकल जाता है और इनके जो एक्सॉन्स थे, यानी ये जब इसकी लूपिंग हो जाएगी तो ओबियसली ये और ये पास में आ जाएंगे, तो ये और ये पास में आ गए, है ना। फिर इसकी लूपिंग हो गई तो ये और ये पास में आ गए, तो जो काम के हैं वो पास पास आ गए, है ना, और जो फालतू है उनकी ऐसे लूप आउट हो गए वो, ठीक है। अब लूप आउट हो गए तो फिर क्या चाहिए हमको, यहाँ पर हमको चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो इनको कट कर दें। भाई जब लूप आउट हो ही गए तो इनको कट कर दो, हटा दो, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो एक हमको एक इवन चेन मिल जाएगी, है ना। तो हमने इसको क्या किया, न्यूक्लियोलाइटिक यानी फिर वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ले लिया हमने उनको, उससे इनको क्लीव कर दिया इन लूप्स को, है ना। और क्लीव कर दिया तो बचे, अब ये चेन जो है ब्रेक में बन गई, मतलब टूट गई है बीच बीच में से, है ना, क्योंकि ये इनको आपने हटा दिया यहाँ से। अब क्या हुआ, दूसरा एक एंजाइम लेते हैं हम जिसको कहते हैं लाइगेज, लाइगेशन करते हैं। तो ये जो एक्सॉन्स थे ना, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3, ये परफेक्ट ऑर्डर के अंदर आ गए।
दिस इज़ नोन एज सीक्वेंसिंग, और ये हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो ये कटिंग एंड रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग हमको आगे पढ़नी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम में यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। 2 स्टेप में होती है ये प्रोसेसिंग, फर्स्ट होती है कैपिंग टेलिंग और सेकंड होती है स्प्लाइसिंग। तो आपको समझ में आई? समझ में आ रहा है कि ऐसे ही? बोलिए भाई। चिराग, पूजा, अदिति, यस मैम, आ रहा है। आ रहा है समझ में? यस मैम। कुछ पूछते तो नहीं हो बीच में? इतना ज़्यादा समझ में आ जाता है क्या कि कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती? ठीक है, ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस इसका क्या मतलब होता है? क्या? ट्रांसक्राइब का? ट्रांसक्राइब मतलब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस, मतलब डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड करना आरएनए की लैंग्वेज में। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसकी 2 स्टेप्स होती हैं, फर्स्ट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आरएनए से प्रोटीन बनता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अभी हम केवल ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन की बात हमने कब करी थी? जब हमने प्रोटीन्स बनाया था, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से आरएनए बना है, तो आरएनए जो बनता है वो नेसेंट आरएनए या रॉ आरएनए जो होता है उसमें हमको कुछ करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो करेक्शंस जो है उनको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप फैक्ट्री में कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को आप जैसे वो बना है वैसे कि वैसे तो मार्केट में लॉन्च नहीं कर देते हो ना। आप क्या करोगे? उसको पैकेट करोगे, पैकेजिंग करोगे उसकी, उस पर लेबलिंग करोगे, उसको प्रिजर्व करोगे, है ना, तब आप उसको जो है मार्केट में लाओगे, है ना। तो वही प्रोसेस है सिंपल। अगर हम देखें तो डीएनए तो आरएनए को इन्फॉर्मेशन कोड करके एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाना, कन्वर्ट करना, वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो रहा है, दैट इज़ नोन एज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। अब एमआरएनए के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमआरएनए की लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है ना, कुछ मिनट्स तक ये ज़िंदा रहता है, उसके बाद ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और फिर इसका काम ख़त्म। ठीक है, तो ये एमआरएनए के बारे में आज आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। अब एमआरएनए, आपको एक पिक्चर तो क्लियर हो गया कि एमआरएनए का काम होता है डीएनए स्ट्रैंड्स पे से इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके लेकर आना। और वो डिकोडिंग क्यों हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ले जाके उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ करना है। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और ये आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एमआरएनए का रोल क्या है। एमआरएनए का रोल है डीएनए से इन्फॉर्मेशन को लेके आना और साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम पे इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज करना। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो एमआरएनए का रोल है उसका। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप के आरएनए पर, दैट इज़ नोन एज आरआरएनए। आरआरएनए के बारे में मैंने आपको बताया था कि आरआरएनए जो है वो 80% के अप्रॉक्स होता है। टोटल सेल आरएनए का 80% जो है वो होता है हमारा आरआरएनए। और इसकी अमाउंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये राइबोसोम को बनाने में यूज़ हो रहा है। ये राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे आरएनएस और प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम बना रहे हैं। और ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस की एक यूनिट होता है या फैक्ट्री है जहाँ पर कि एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आरआरएनए जो है ये एक्चुअली होता तो लीनियर सीक्वेंस है, लेकिन जब ये राइबोसोम जैसी छोटी छोटी गोल सब यूनिट्स बना रहा है तो ये आरएनए लीनियर फॉर्म में तो नहीं लगता ना, उसमें ये क्या करता है, फोल्ड हो जाता है। और फोल्ड होकर जैसे आपने प्रोटीन में देखा था ना, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है ना, ग्लोबुलस प्रोटीन बन जाता है। वैसे ही आरएनए भी क्या करता है, अपने आप पे फोल्ड हो जाता है और एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, ऐसा कॉन्फर्मेशन अचीव कर लेता है जिसमें, और प्रोटीन के साथ बाइंड और हो जाता है ये, जिससे कि राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो जो आरआरएनए है ये कई तरह के होते हैं। जैसे आपने राइबोसोम जब आप पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा ये।
राइबोसोम जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें हमने हर जगह लिखा था RRNA, इतने RRNA भी इसमें प्रेजेंट है। जब भी हमने जैसे मान लीजिए हमने 60S सब यूनिट की बात की, तो 60S सब यूनिट के अंदर हमने लिखा था 28S RRNA, 18S RRNA, 5.8S RRNA, ये लिखा था हमने, है ना। और फिर हमने जब स्मॉल सब यूनिट की बात की तो स्मॉल सब यूनिट में हमने लिखा कि 18S RRNA प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोट्स में हमने लिखा 23S RRNA, 5S RRNA, 16S RRNA। तो ये जो RRNAs हम लिख रहे हैं, इसका मतलब कि इन सब यूनिट्स को बनाने के लिए RRNA के ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपने राइबोसोम वापस आप उठा के पढ़ना, आपको ये समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं हम। 60S RRNA के अंदर ये 3 तरह के राइबोसोम्स वो RRNA प्रेजेंट होते हैं, 28S, 18S और 5.8S, ठीक है। इसमें और इसी तरह से अगर आप स्मॉल सब यूनिट को देखोगे तो आपको 18S RRNA चाहिए होता है। आप प्रोकैरियोट्स में जिसमें कि 70S और 50S और 30S RRNA होते हैं, उसमें 23S, 5S RRNA की ज़रूरत होती है बड़ी सब यूनिट में, और छोटी सब यूनिट में 16S RRNA की ज़रूरत होती है। तो ये आपको अगर नहीं भी समझ में आया है, क्योंकि ये एकदम से मैं बोलने से मेरे समझ में नहीं आएगा आपको, बट मैंने आपको लिखवा रखा है जब राइबोसोम पढ़ाया था कि कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं RRNA की। इस तरह का ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसका डायग्राम ना आपको समझ में आएगा ना आपको बनाना है। अब ये जो राइबोसोमल RRNA है, इसका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। केंद्रिका में इसका निर्माण होता है, और इसका सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमको सेल में मिल रहा है। गुएनिन रिच होते हैं ये जनरली, गुएनिन साइटोसिन रिच जो RRNAs होते हैं, और एडिनिन गुएनिन कंपैरेटिवली इसमें कम होता है, ठीक है। ये आपको रेशो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसमें गुएनिन और साइटोसिन जो है उनकी मात्रा एडिनिन गुएनिन से ज़्यादा होती है। अगर हम RRNA के सिंथेसिस पे जाएंगे तो हमको न्यूक्लियोलस पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए आप सिर्फ ये देखिए कि RRNA की जो ये सब यूनिट्स है, इनका फॉर्मेशन जो है न्यूक्लियोलस में हो रहा है, बस इतना आप याद रखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर mRNA की तरह हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी की डिटेल्स हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक ये सब छोड़ दीजिएगा आप RRNA के बारे में, क्योंकि RRNA पे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा बनता नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वी कम टू, इसमें क्या हर एलिमेंट RRNA का जो है उसकी सिंथेसिस को बताया हुआ है, जो हमको नहीं पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है tRNA पर। tRNA जो है ये है, इसको हम कहते हैं, एक तो सबसे छोटे साइज़ का ये RNA होता है, और टोटल सेल RNA का 10 to 15% होता है ना। केवल पूरी जो सेल में जितना RRNA प्रेजेंट है उसका 10 से 15% जो है tRNA होता है। और tRNA जो है ये अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के tRNA मिलते हैं। खास 60 टाइप के tRNAs हमको जो सेल्स के अंदर दिखाई देते हैं, और ये 60 टाइप के tRNAs में से 20 टाइप के जो tRNAs हैं वो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स को अपने साथ में कैरी करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अब देखिए, आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो अमीनो एसिड्स की तो ज़रूरत पड़ रही है ना, तो अमीनो एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में खुले घूम रहे हैं, और उन अमीनो एसिड्स को चुन चुन के लाना कि भाई mRNA पे ये इन्फॉर्मेशन है कि अब ये वाले अमीनो एसिड की बारी है, तो उसको ढूंढ कर लाने का काम ट्रांसफर्स RNA करता है, इसलिए इसका नाम है tRNA, ट्रांसफर्स RNA। इसका दूसरा नाम सॉल्युबल RNA भी है, इसको अडेप्टर RNA भी कहते हैं, और सबसे छोटे साइज़ का और 10 to 15% ऑफ टोटल सेल RNA ये RNA प्रेजेंट होता है, ये वाला tRNA प्रेजेंट होता है। tRNA जो है इसका ओवरऑल साइज़ अगर हम देखें तो tRNA जो है सबसे छोटे साइज़ का होते हुए भी करीब 75 से 95 यानी 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड लंबा tRNA होता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट तो आपको याद रहे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो हमको कॉन्फ़िगरेशन और इसका स्ट्रक्चर, जैसे हमने mRNA को डिटेल में पढ़ा, हमको tRNA को भी डिटेल में पढ़ना होता है। और इसके लिए इसका जो मॉडल प्रपोज किया था उसके लिए खुराना और नेरेनबर्ग, आप हरगोविंद खुराना का नाम जानते हो, नोबेल प्राइज़ विनर है, इंडियन है।
है ना। उन्होंने सबसे पहले जो एक टीआरएनए को इन्होंने मतलब खोजा था और इससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में भी सफलता प्राप्त की थी। तो वो हरगोविंद खुराना को के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। इन्होंने और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था RW हॉले। हॉले ने इसका टीआरएनए का एक मॉडल प्रपोज किया जिस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ नोन एज क्लॉवर लीफ मॉडल। क्लॉवर लीफ का मतलब होता है लौंग की पत्ती के जैसा मॉडल। तो क्लॉवर आप जानते हैं। तो क्लॉवर लीफ मॉडल जो है इसका 2D मॉडल है, टीआरएनए का 2 डायमेंशनल मॉडल है, जिसको कि इन्होंने सबसे पहले हॉले ने एक्सप्लेन किया था। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसमें कि टीआरएनए की फंक्शनिंग भी समझ में आती है। तो टीआरएनए का जो क्लॉवर लीफ मॉडल 2D होते हुए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके और 3D मॉडल्स को भी प्रपोज किया था। एक 3 डायमेंशनल मॉडल भी है जिसको एल शेप मॉडल कहते हैं, और उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मॉडल है टीआरएनए का, दैट इज़ क्लॉवर लीफ मॉडल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। दिस इज़ द टीआरएनए क्लॉवर लीफ मॉडल। यहाँ पे देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टेम है तो इसमें 3 पत्तियाँ आपको निकली हुई दिख रही हैं। दिस इज़ एक्चुअली क्लॉवर लीफ स्ट्रक्चर। और इसमें ये जो स्टेम जो है इसको कहा जाता है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। यहाँ पर एमिनो एसिड्स जो है वो अटैच होता है। एक्चुअली ये अगर इसको खोल दो आप तो ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। पूरा आप इसको खींच दो तो ये पूरा एक लीनियर सीक्वेंस बन जाएगा। तो आरएनए जो है वैसे लीनियर सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें फोल्डिंग हो गई है ना। फोल्डिंग होने के कारण आपस में ही इसमें क्या हुआ है, बैंड बन गए हैं, मतलब सॉरी बैंड नहीं, बॉन्ड्स बन गए हैं। और ये बॉन्ड्स जो है वो जहाँ पे बन गए हैं वो रीज़न तो कहला रहा है स्टेम, और जहाँ पे बॉन्ड्स नहीं बन पाए हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, वहाँ पे ऐसे ये दूर दूर हो गए। तो दिस फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमको यहाँ पर स्टेम और लूप्स दिख रहे हैं, और ये इनकी नंबर कितनी है, एक स्टेम लूप यहाँ पर है, एक स्टेम लूप यहाँ पर है, एक स्टेम लूप यहाँ पर है। इन तीनों स्टेम लूप्स की अलग अलग नेम है, ठीक है। नेम इसलिए अलग अलग है क्योंकि इनके फंक्शन भी अलग अलग है ना। तो समझ में आई बात। ये जो इसका ऊपर वाला जो स्टेम वाला जो मेन पार्ट है, दैट इज़ नोन एज एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। यानी कि यहाँ पर एमिनो एसिड जो है वो अटैच होता है, और इसका 3' एंड है, उस पर सभी टीआरएनए के मैंने आपको बताया ना कितने टाइप के टीआरएनएस हैं, करीब करीब 60 टाइप के टीआरएनए होते हैं, जिसमें से 20 जो है वो स्पेसिफिकली एक एमिनो एसिड को लाने के लिए। आपको पता है अमीनो एसिड की संख्या जो है 20 होती है। अमीनो एसिड जो है वो 20 प्रकार के हैं, तो उनको हर अमीनो एसिड को अलग अलग टीआरएनए लेकर आएगा। टीआरएनए लाइक अ व्हीकल है ना, और वो भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाने के लिए। तो उन सभी टीआरएनए में 3' एंड पर ACC लगा होता है सीक्वेंस, दैट इज़ नोन एज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। और ये जो है इसको अगर इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपको CCA दिखेगा, है ना। वैसे ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो आपको ACC अटैचमेंट साइट दिख रही है। और दूसरा इसका जो लूप है स्टेम और लूप है, जो कि आपकी राइट मतलब जब आप पढ़ोगे तो राइट हैंड साइड पर है, दैट इज़ नोन एज T5C लूप, T5C आर्म। T5C आर्म तो ये वाला रीज़न है, और T5C लूप ये वाला रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट इसके सामने अगर आप देखोगे तो ये है DHU आर्म, DHU लूप। DHU लूप आर्म में इसको D स्टेम कहते हैं, और ये इसका लूप है D लूप, ठीक है। ये तीसरा इसका आर्म है, मतलब तीसरा जो इसका लीफ वाला पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन स्टेम, और इसकी जो लूप है इसको कहते हैं हम एंटीकोडॉन आर्म। ये एंटीकोडॉन आर्म जो है, यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, जो कि ऐसे लटके हुए, किसी के साथ बाइंड नहीं कर रहे, खुले हुए हैं। और ये खुले हुए इसलिए क्योंकि यहाँ से ये स्टेपलर के पिन होते हैं ना, जैसे स्टेपलर की दोनों पिन्स को आप निकाल के देखें तो 2 कुंदे खुले हुए हैं ना, उसमें उसकी जगह तीसरा कुंदा और है बीच में सेंटर में। उस तरह से ये ओपन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि हमेशा तैयार रहते हैं कि ये जाके mRNA से इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। mRNA पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा जो सीक्वेंस है उसको एट अ टाइम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ से mRNA पे लिखा हुआ जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये होते हैं,
तो ये mRNA पे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के लाते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड हमें लाना है। जैसे मैंने आपको इनिशिएशन कोडॉन बताया ना, AUG, तो AUG को लाने के लिए इन पर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ए के करस्पॉन्ड क्या होगा इसमें, U, है ना, ए किससे जुड़ता है, U से, तो इस पर इन्फॉर्मेशन क्या होगी, U, है ना। और जो AUG के उल्टा U के साथ क्या अटैच होगा, A, है ना, और G के करस्पॉन्ड होगा C, तो ये हो गया UAC, इस पर लिखा होगा UAC। तो ये UAC जो है ये mRNA के AUG को पढ़ेगा और उसके हिसाब से कौन सा एमिनो एसिड लाना है, मैथ्योनिन, उस मैथ्योनिन को अपने साथ यहाँ पर अटैच करके ले आता है। तो एमिनो एसिड क्या जो है वो इस आर्म पे अटैच होके खींच के लाया जाता है, कहाँ पे, कि भाई अब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ प्रोटीन सिंथेसिस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर लगने के लिए। तो टीआरएनए का काम समझ में आया, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना एमआरएनए से और उसके इक्वलेंट अमीनो एसिड को अपने प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तक लेकर आना। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है इसको ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ज़्यादा लंबी क्लास हो गई क्या? हाँ भाई बच्चों, क्या हाल, आगे पढ़े फिर।